Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 14, which is an extra lecture in fact for the students of BScs 6th semester, and today my topic is academic writing. तो आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. आपके सामने स्क्रीन पे है एकेडमिक राइटिंग, लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है. आज हम इंशाल्लाह दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अपने इस लेक्चर नंबर 14 में. दीज आर लॉन्ग टॉपिक्स. तो आइए अल्लाह के नाम से इसको शुरू करते हैं. एकेडमिक राइटिंग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. इसकी डेफिनेशन कहती है एकेडमिक राइटिंग रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन. एक मिनट जना, मैं ज़रा स्क्रीन की लाइट इसकी ब्राइट फास्ट कर लूँ वरना सब कुछ डिम है. ओके. एकेडमिक राइटिंग रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and specific areas of expertise. Characteristics of academic writing include a formal tone, use of third person rather than first person perspective usually, a clear focus on the research problem अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिसाइज वर्ड चॉइस. ये सारी चीज़ें जो कि मैंने 3 सेंटेंसेस में पढ़ी हैं, 3 लाइंस में पढ़ी हैं, ये एकेडमिक राइटिंग की जान है. एकेडमिक राइटिंग यानी जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च पेपर, थीसिस लिखते हैं, तो उसकी राइटिंग, उसका स्टाइल एकेडमिक होता है. और उसमें ज़रूरी है कि आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें, आप अपने टॉपिक पे फोकस करें और बड़े सिलेक्टेड वर्ड्स इस्तेमाल करें. ये सब कुछ जो कि हम अगले पैराग्राफ्स में डिटेल से पढ़ रहे हैं, ये सब एकेडमिक राइटिंग की जान कहलाते हैं. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है लाइक स्पेशलिस्ट लैंग्वेजेस adopted in other professions such as law or medicine, academic writing is designed to convey agreed meaning about complex ideas or concepts for a group of scholarly experts. इसे बाकी तरह की राइटिंग्स से कंपेयर किया गया कि जिस तरह से लॉ में, मेडिसिन में, साइंस में अपना ख़ास स्टाइल होता है राइटिंग का, उनके कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इस तरह से एकेडमिक राइटिंग भी एक ख़ास लाइन पे चलती है. इसकी डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ कि एकेडमिक राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन द सोशल साइंसेस can vary considerably depending on the methodological framework and the intended audience. तो इसका फॉर्म या इसकी फॉर्मेट आपकी एकेडमिक राइटिंग की फॉर्मेट ऑडियंस की डिमांड के मुताबिक, आपके टॉपिक या फिर आपकी कंपनी की डिमांड के मुताबिक वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं. However, most college level research papers require केयरफुल अटेंशन टू द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स. हाँ, अलबत्ता कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर मंदरजा झैल चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, और वो ख़ास चीज़ें क्या हैं. द बिग पिक्चर. बिग पिक्चर का मतलब ये नहीं कि आप अपने आर्टिकल पर टाइटल पेज पर एक बड़ी सी तस्वीर लगा दें. आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या है. अनलाइक फिक्शन और जर्नलिस्टिक राइटिंग, the overall structure of academic writing is formal and logical. आप बड़े फॉर्मल अंदाज में लिखते हैं. It must be cohesive and possess a logically organized flow of ideas. This means that the various parts are connected to form a unified whole. Okay, ये सेंटेंस बिग पिक्चर को क्लियर करता है जहाँ लिखा गया a unified whole. आपकी तहरीर के फिक्रात एक दूसरे से मिले हुए हों, लॉजिकली मिले हुए हों, कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन में एक फ्लो हो, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट चलता चला जाए. इस तरह से पढ़ने वाले के जहन में एक तस्वीर बन जाती है. जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर बन जाती है. There should be narrative links between sentences and paragraphs so that the reader is able to follow
योर आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये बात हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। द इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड a description of how the rest of the paper is organized and all sources are properly cited throughout the paper. ओके, तो बिग पिक्चर के बाद नेक्स्ट है जी टोन, आपका लहजा। द ओवरऑल टोन रेफर्स टू द एटीट्यूड कन्वेड इन अ पीस ऑफ राइटिंग। तो टोन से मुराद है कि आप अपने पीस ऑफ राइटिंग में, आप अपने आर्टिकल में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज अपने पढ़ने वाले तक पहुंचा रहे हैं। इज इट पॉजिटिव वे, इज इट अग्रेसिव, ये सब कुछ टोन में शामिल हो जाता है। थ्रू आउट योर पेपर इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रेजेंट द आर्गुमेंट्स ऑफ अदर्स फेयरली एंड विद एन अप्रोप्रिएट नैरेटिव टोन। जी, यहाँ पर नैरेटिव टोन और वाज़ेह हो जाती है कि जब आप दूसरे राइटर्स के आइडियाज़ को अपने रिसर्च आर्टिकल में शामिल करके उसको अपने रीडर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जहाँ से आपने मटेरियल लिया है उसका एक्नॉलेजमेंट शामिल हो, उसका रेफरेंस शामिल हो, ये टोन है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, कुछ एक राइटर्स की तहरीर चुरा कर अपने टॉपिक में शामिल कर लेते हैं, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, यानी आपने अपनी टोन करप्ट कर दी है। नेक्स्ट है जी डिक्शन। मैं पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैंने टॉपिक्स को कवर करना है। ये 14 लेक्चर है, 10 लेक्चर अलॉटेड थे। 10 लेक्चर के बाद ये चौथा लेक्चर है जो कि मैं एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहा हूँ सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, कि आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं। और मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से इन लेक्चर्स का पे नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम नॉलेज आप तक पहुँचा दूँ। लिहाजा कुछ एफर्ट मेरी है, कुछ आपकी होनी चाहिए। कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप तफसील से उसको स्टडी करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ओवरव्यू आपको देता जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता जा रहा हूँ, लेकिन तफसील से पढ़कर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पर थोड़ा काम आपको खुद भी करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिक्शन का। डिक्शन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू यूज। आंसर्स ऑफ द वर्ड्स यू यूज इन is important because words that have almost the same denotations, dictionary definition, can have very different connotations, implied meanings. Okay, तो कहा क्या कि आपके आर्टिकल में वर्ड्स चॉइस, वर्ड्स सिलेक्शन बड़ी केयरफुल, बड़ी मुहतात होनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज के गलत इस्तेमाल से बात का मतलब बदल जाता है। और वैसे भी जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो थीसिस होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स होते हैं, वो बड़े फॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते हैं। वहाँ पर मकसद रीडर को इंटरटेन करना नहीं होता, वहाँ पर मकसद होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। लिहाजा आप एक सीरियस टॉपिक पर लिख रहे हैं, आपकी वर्ड्स सिलेक्शन बड़ी सीरियस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो थर्ड लाइन है जी, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी कैन इवॉल्व आ nuisance, meaning that describes a particular idea, concept, or phenomenon derived from the epistemological culture of that discipline. The concept of rational choice in political science. ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है डिक्शन की, कि आपकी डिक्शन, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेज पे। The investigation of research problem in the social sciences is often complex and multidimensional. तो पहले सेंटेंस में ही बता दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, आप जिस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने थीसिस में, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर वगैरह में, वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो बड़ी संजीदा नौयत के हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू यूज़ अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। लिहाजा आपकी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। एम्बिगुअस मतलब होता है मुबहम, गैर वाज़ेह, और अनएम्बिगुअस वो चीज़ जो कि बड़ी वाज़ेह हो, क्लियर, शफाफ हो। वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स एंड क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस इनेबल आवर रीडर टू फॉलो योर लाइन ऑफ थिंकिंग विदाउट डिफिकल्टी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके
पैराग्राफ का पहला सेंटेंस वेल स्ट्रक्चर्ड हो, टॉपिक सेंटेंस क्लियर हो, पूरा पैराग्राफ एक थीम पर फोकस करके लिखा जाए, ये आपकी लैंग्वेज की क्लैरिटी है। अब इन 3 पैराग्राफ्स में हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि आपस में मिक्स हो जाने वाली है, कंफ्यूज हो जाने वाली चीज़ें हैं। मसलन हमने पढ़ा टोन, डिक्शन एंड लैंग्वेज। भाई डिक्शन अल्फाज, लैंग्वेज भी तो अल्फाज से बनकर मिलकर बनती है ना। तो इसका क्या मतलब है? हम डिक्शन से बात को शुरू करते हैं कि डिक्शन में हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपके टॉपिक के मुताबिक आपके वर्ड्स सिलेक्टेड होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जब आपने वर्ड्स सिलेक्शन की तो अल्फाज को मिलाकर आप लैंग्वेज बनाते हैं। आपके किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस ऐसा हो कि वो पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा दे। उस पैराग्राफ में जिस आइडिया को डिस्कस किया गया है वो आइडिया पूरी तरह से डिस्कस किया जाए, उसमें वाई और व्हाट का सवाल बाकी ना रह जाए। और टोन क्या है? थीसिस के हवाले से, रिसर्च आर्टिकल के हवाले से हमने पढ़ा कि टोन ये है कि आप जो भी कुछ लिखें, जो भी कुछ रेफरेंस दें, यानी किसी दूसरे राइटर के थीसिस से, आर्टिकल से आपने कोई चीज़ लेकर अपने टॉपिक में शामिल की है तो उसका ड्यू रेफरेंस शामिल हो। अदरवाइज आपने प्लेजरिज्म किया है, आपने अपनी तहरीर में चोरी का मवाद शामिल किया है, यानी आपने अपनी टोन को करप्ट कर दिया है। ये टोन है एकेडमिक राइटिंग में। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से बड़े करीब थे, मिलते जुलते, तो उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया आपकी आसानी के लिए। आगे पंक्चुएशन का इस्तेमाल आ जाता है जी। Scholars rely on precise words and language to establish the narrative tone of their work and therefore punctuation marks are used very deliberately। तो कहा गया कि स्कॉलर्स चूँकि बड़े प्रिसाइज, नपे तुले मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बात कहते हैं, लिहाजा वो पंक्चुएशन का इस्तेमाल बड़ा मोहतात होकर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, explanation points are rarely used to express a heightened tone। explanation points बहुत कम इस्तेमाल होते हैं किस काम के लिए? to express a heightened tone because it can come across an as unsophisticated or overexcited। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एकेडमिक कन्वेंशंस। एकेडमिक कन्वेंशंस बड़ी अहम चीज़ है आपकी एकेडमिक राइटिंग में। अब वो एकेडमिक कन्वेंशंस क्या है, इस पैराग्राफ को मैं कंप्लीट करता हूँ आप लोगों के लिए। citing sources in the body of your paper and providing a list of references as either footnotes or endnotes is a very important aspect of academic writing। आपकी एकेडमिक राइटिंग में साइटेशंस होती है। अब मुख्तलिफ राइटर्स को कोट करते हुए, मुख्तलिफ राइटर्स की तहरीर से, उनके मटेरियल से, मवाद से कुछ चीज़ें निकाल कर अपने आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, आप साइटेशन का जिक्र करें, आप रेफरेंसेस शामिल करें इसमें, ताकि पता चले कि आपका मवाद, आपकी लिखी हुई बात आपसे पहले फ़लाँ शख्स ने कह दी थी, लिखी थी और आपने इसको चोरी नहीं किया। इट इज़ इसेंशियल टू ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ एनी आइडियाज़। एक्नॉलेज, तस्लीम करना। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में शामिल हो जाता है जी आपने किस तरह से साइटेशंस का इस्तेमाल किया, किस तरह से रेफरेंसेस दिए हैं। द सोर्स ऑफ एनी आइडिया, रिसर्च फाइंडिंग्स, डाटा, paraphrased or quotes text that you have used in your paper as a defense against allegation of plagiarism। आप पैराफ्रेजिंग करते हैं, आप कोट करते हैं, जो भी है वो सब चीज़ें, अगर उसका आप सही रेफरेंस देते हैं और सही एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो आपने अपने आप को प्लेजरिज्म से बचाया है। ये चीज़ें प्लेजरिज्म के ख़िलाफ़ आपका दिफा करती हैं। ये है जी एकेडमिक कन्वेंशंस। नेक्स्ट सेंटेंस से इक्वली इम्पोर्टेंट, द स्कॉलरली कन्वेंशन ऑफ साइटिंग सोर्सेस अलाउ रीडर्स to identify the resource you use in writing your paper so they can independently verify and assess the quality of findings and conclusions based on your review of the literature। ठीक है, ये वही पहले वाली बात की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च।
यानी आपकी रिसर्च ऐसी हो कि जिसकी बुनियाद हो शहादत, गवाही, कुछ झूठे अफसाने नहीं, तखय्युल सोच नहीं. Assignments often ask you to express your own point of view about the research problem. However, that is valued. However, what is valued in academic writing is that opinions are based on what is often termed evidence-based reasoning. तो कहा गया कि एकेडमिक राइटिंग में जिस चीज़ की वैल्यू है वो है एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, यानी जो कुछ आपने अपने पेपर में, आर्टिकल में, अपने थीसिस में शामिल किया है उसकी बुनियाद रिसर्च पर होनी चाहिए, सॉलिड सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ. अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द pertinent body of knowledge and academic debates that exist within and often external to your discipline. You need to support your opinion with evidence from scholarly resources. तो आपने जो भी कोई opinion शामिल की है अपने रिसर्च आर्टिकल में उसको सपोर्ट करें स्कॉलरली रिसोर्सेज पेश करके. It should be an objective stance presented as a logical argument. Next, thesis driven. आपकी तहरीर thesis driven होनी चाहिए. Academic writing is thesis driven, meaning that the starting point is a particular perspective, idea, or position applied to the chosen topic of investigation. तो थीसिस ड्रिवन क्या है कि जब आप तहरीर लिखते हैं आपके किसी भी पैराग्राफ का पहला फिक्रा इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो मेन आइडिया की तरफ आपको ले जाए. आपकी तहरीर का जो भी टॉपिक है, जो भी थीम है, जो हिडन मोटिव है, उसका एक अक्स पेश करे. इस तरह से क्या होता है कि पढ़ने वाला हर नए पैराग्राफ को शुरू करने के साथ साथ आपकी बात को समझता चला जाता है और उसे महसूस होता है कि वो उस नतीजे की तरफ सफ़र कर रहा है, उस नतीजे की तरफ जा रहा है जो नतीजा आपने पेश करना चाहा, ड्रॉ करना चाहा एट द एंड ऑफ योर राइटिंग. तो आपकी सारी तहरीर एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं कि आपकी जितनी भी तहरीर है एकेडमिक राइटिंग वो थीसिस ड्रिवन होनी चाहिए, यानी आपकी तहरीर पढ़ने वाले को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, उस बात की तरफ लेकर जाए जो आप साबित करना चाहते हैं. आगे है जी हाई ऑर्डर थिंकिंग. ये पैराग्राफ पढ़ने वालों के हवाले से है. एकेडमिक राइटिंग एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट रिक्वायर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल अप्लाई टू अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. तो कहा गया कि चूँकि एकेडमिक राइटिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स को, आइडियाज़ को एड्रेस किए जाता है जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, तो इनके लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग रिक्वायर होती है. वो किस तरह की थिंकिंग है जिसमें क्रिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है, लॉजिकल है एंड क्रिएटिव थिंकिंग एज अपोज टू फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग. पढ़ने वाले को क्रिटिकल भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और लॉजिकल भी होना चाहिए ताकि वो आर्टिकल को समझ सके. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड cognitive process that are used to comprehend, solve problems and express concepts, or that describe abstract ideas that cannot be easily acted out, pointed to or shown with images. तो यहाँ पर एकेडमिक राइटिंग में जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है ये पढ़ने वालों के लिए तो ज़रूरी है, ये लिखने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग रखने वाला राइटर वो राइटर जो कि अपनी थिंकिंग में क्रिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है, लॉजिकल है और क्रिएटिव थिंकर है, ऐसा शख्स, ऐसा बासलाहियत शख्स ही किसी आइडिया पर एक आर्टिकल, एक थीसिस, एक रिसर्च पेपर लिख सकता है. तो ये हमारा टॉपिक था जी क्रिटिकल राइटिंग का. अब क्रिटिकल राइटिंग के बाद इसी राइटिंग के कुछ गोल्स भी होते हैं. जब आपने ये राइटिंग करनी है, कुछ क्रिटिकल राइटिंग करना है, तो उसके लिए आपको कुछ गोल्स सेट करना पड़ते हैं कि हाउ टू राइट, व्हेन टू राइट, व्हाट टू राइट एंड हाउ मच टू राइट, इन विच क्वांटिटी टू राइट. आपको कितनी मिकदार में, कब, कैसे, किस तरह से लिखना है, ये सब कुछ आपके नॉलेज में होना चाहिए. लिहाजा
हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड ही दूसरा टॉपिक है राइटिंग गोल्स का। अब हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं जी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है राइटिंग गोल्स। अच्छा जी, राइटिंग गोल्स में हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। राइटिंग गोल्स आर इम्पॉर्टेंट, बड़े अहम होते हैं। एंड सेटिंग दीज गोल्स सीम लाइक अ डॉन्टिंग टास्क। राइटिंग गोल्स बड़े अहम होते हैं, लेकिन इन गोल्स को सेट करना बड़ा मुश्किल काम दिखता है। इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू नो वेयर टू बिगिन। बाज़ को तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि हम लिखना शुरू करें तो कहाँ से क्या लिखें। स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग योर पार्ट। तो पहले पैराग्राफ में हमें मशवरा दिया गया है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो बाय एक्नॉलेजिंग योर पार्ट, सबसे पहले तस्लीम करें कि आप में सलाहियत है। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर तो कभी भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो शख्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है ही सफर्स फ्रॉम एन inferiority complex. You are capable of setting and achieving your writing goal. When it comes to writing a book, you are capable of setting and achieving your writing goals. जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी पार्ट्स को, एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें। When it comes to writing a book slash thesis etc. कॉमर्स लगा देते हैं। You are like most writers out there who struggle with overcoming self-doubt. Follow the steps which have been outlined in this lecture and you will begin to see positive changes in your life. तो कहा गया कि आम राइटर्स की तरह से आपको भी कुछ मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन जो पॉइंट्स इस लेक्चर में आपके लिए शामिल किए गए, अगर आप उन पॉइंट्स को स्टडी करें तो आप अपने स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। हम लाइफ की जगह थिंकिंग लिख देते हैं, इन योर थिंकिंग, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स गेट थ्रू इन योर वे। तो फिर उसके बाद आपके रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, हियर इज हाउ टू मीट योर राइटिंग गोल्स। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप अपने राइटिंग गोल्स को अचीव करते हैं। पहले नंबर पे है नो द वाई ऑफ योर गोल। वाई यानी आपके जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। कमिट टू योर राइटिंग प्लान, फिर कमिटेड हो जाएं। सेट राइटिंग गोल्स डेडलाइंस, इसकी एक डेडलाइन मुकर्रर कर ले। प्लान आउट रिवॉर्ड्स, ब्रेक डाउन द राइटिंग गोल। लिस्ट यूज टू डू लिस्ट बना ले। डू दिस व्हेन यू गेट sidetracked. Think positively. Imagine achieving your writing goals. तो इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है अपने लेक्चर में। 9 पॉइंट्स है, ये मुख्तसर डिस्कस करूंगा आपके लिए। regardless of what phase you are in with the writing and publishing process, it is time to pause and make sure you are setting yourself up for success each day by getting writing goals and holding yourself accountable. तो कहा गया कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मकाम पर खड़े हैं राइटिंग में। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक लम्हे के लिए ठहरें, सोचें, फिर अपने गोल्स को क्लियर करें। लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है जी, नो द वाई ऑफ योर राइटिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं, वाई, क्यों लिख रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है।
Consider how your written story will positively impact the lives of your readers and the world as a whole. आप जो कुछ लिखने जा रहे हैं, consider how your written piece of writing लिखते हैं जिसके लिए स्टोरी नहीं, how your text will positively impact the lives of your readers. सबसे पहले आपने सोचना है कि जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं उससे आपके पढ़ने वालों की जिंदगियां किस तरह से मुतासिर होंगी. कंसिडर हाउ इट विल चेंज योर ओन लाइफ by discovering the many opportunities that come from writing a book. From writing, हम बुक को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि बुक हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है राइटिंग, राइटिंग थीसिस, राइटिंग रिसर्च आर्टिकल, राइटिंग रिसर्च पेपर एटसेट्रा. ओके, हाँ ये है जी. इस तस्वीर को देखिएगा. टिप्स हैं कि डिस्प्ले राइटिंग गोल्स ऑन द वॉल वेयर यू कैन सी देम यू कैन एज यू राइट. आपके जो भी राइटिंग गोल्स हैं उन्हें अपने सामने वाली दीवार पर लगा लें. रोज़ाना उन्हें देखें, उनको स्टडी करें ताकि आप अपने मकसद से इन टच रहें कि आपने ये काम करना है, इतना हो चुका है, इतना रह गया है. राइटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरा स्टेप है कमिटेड टू योर राइटिंग प्लान. अपने प्लान के साथ जुड़ जाएं. सम डेज विल बी super easy to stay committed and excited about meeting your daily writing goals. Other days will test you. पहले दिन तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, आप बड़े तेजी से काम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं. लेकिन उसके बाद जब ये जोश, जब ये जज्बा ठंडा पड़ जाता है और आपकी ज़िंदगी के बाकी मामलात आपको आपके राइटिंग गोल्स से परे ले जाते हैं तो फिर मामलात बिगड़ने लगते हैं. दीज चैलेंजिंग डेज विल शेक यू टू योर कोर एंड फ्लड योर माइंड विद डाउट. ये जो चैलेंजिंग डेज होते हैं ये आपको शक शुबहात से भर देते हैं. इसमें इंसान मेरा डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं, मैं इस काबिल हूँ भी कि नहीं. इन मोमेंट्स लाइक दीज इंस्टेड ऑफ सक्समिंग टू राइटिंग एक्सक्यूजेस, सक्षम टू मतलब होता है हथियार डाल देना, झुक जाना, ढीला पड़ जाना. ऐसे में अपने एक्सक्यूजेस के सामने नहीं झुक जाना. रिविजिट योर वाई, बल्कि करना क्या है, रिविजिट योर वाई. वो जो शुरू में आपने अपने जहन में कॉन्सेप्ट बनाया था कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें एंड फोकस ऑन अकम्प्लिशिंग वन स्टेप एट ए टाइम. और एक वक्त में एक स्टेप कंप्लीट करें. यानी जब आप थोड़ा सा बौखला जाएं, कन्फ्यूज हो जाएं पहले चंद दिनों के जोश के बाद, तो अपने वाई को रिविजिट करें. और फिर उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही रात में बैठकर अपनी सारी तहरीर, सारा आर्टिकल लिख लेंगे. नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करें. आगे उसके स्टेप्स कुछ एक मेंशन किए गए कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना है. जैसे कि विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर गोल. अपने जहन में इमेज बनाएं कि आप अपना मकसद हासिल कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. क्रिएट पॉजिटिव अफर्मेशन स्टेटमेंट्स. अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें. आपके जहन में जो स्टेटमेंट्स, जो फिक्रात, जो जुमले उभर रहे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए. अच्छा जी, थर्ड आ जाता है डेवलप डेली राइटिंग हैबिट्स. और रोज़ाना लिखने की एक आदत बनाए. रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना है क्योंकि एक ही रात में बैठकर पूरा आर्टिकल, पूरा थीसिस नहीं लिखा जा सकता. एलिमिनेट्स डिस्ट्रैक्शंस व्हेन राइटिंग. और जब आप लिखने बैठे तो आपके इर्द गिर्द डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए. मसलन खिड़की बंद कर लीजिए, बाहर गली का शोर ना आए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे लगा लें, वाइब्रेशन मोड पे ले आएँ. बी अकाउंटेबल. और जब आपने लिखने का फैसला कर ही लिया है, ठान लिया है, तो फिर अपने आप को अकाउंटेबल समझे कि आपको जवाबदेह होना है अपने ज़मीर के सामने भी, अपने प्रोफेसर के सामने, अपने सुपरवाइज़र के सामने जवाबदेह होना है. जब अकाउंटेबिलिटी का एहसास होगा तो फिर आपकी तवज्जो आपके गोल की तरफ आ ही जाएगी. It is important that you set deadlines for any goal.
थर्ड स्टेप है राइटिंग गोल डेडलाइंस। डेडलाइन मुकर्रर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू सेट डेडलाइंस फॉर एनी गोल यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। Deadlines add a bit of pressure which help you fight प्रोक्रास्ट्रेशन। ठीक है, जब आप अपनी तहरीर के लिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन बना लेते हैं कि मुझे फ़लाँ तारीख तक ये काम करना है, तो फिर आपकी सुस्ती काहली एक तरफ हट जाती है और आप में एक जज्बा, एक एक्टिवनेस आ जाती है कि मुझे फ़लाँ तारीख तक ये काम करना है और ज़रूर करना है। मेक इट आ रियलिस्टिक राइटिंग गोल डेडलाइन। और ये जो राइटिंग गोल होगी फिर वो ये जो राइटिंग डेडलाइन होगी फिर इसको रियलिस्टिक रखें। डेडलाइन बनाकर उसको नज़रअंदाज करके सेकंड डेडलाइन सेट करना, थर्ड डेडलाइन सेट करना, ये मुनासिब नहीं होता। पॉइंट 4 पे आते प्लान आउट रिवॉर्ड्स। यू डिजर्व टू बी celebrated, especially after your motivation pays off when it comes to reaching a writing goal। रिवॉर्ड को भी अपने जहन में रखें क्योंकि आपको एट द एंड सेलिब्रेट करना है। अपना जहन बना के रखें, अपने आप को ये समझा के रखें कि जब मेरा राइटिंग गोल अचीव हो जाएगा, वो दिन जब मेरा ये थीसिस, मेरा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, दैट डे आई शैल सेलिब्रेट, मैं सेलिब्रेट करूँगा। जब ये पॉइंट आपके जहन में होगा तो फिर आप अपने राइटिंग गोल को अचीव करने के लिए एंथुजियास्टिक रहेंगे, पुरजोश रहेंगे। आफ्टर ऑल यू आर ऑन योर वे टू बिकमिंग अ पब्लिश्ड ऑथर, क्योंकि एक दिन आपको एक ऐसा ऑथर बनना है कि जिसकी बुक्स, जिसके आर्टिकल्स पब्लिश किए जाएंगे, अवाम के सामने आएंगे। इन ऑर्डर टू रिमेन मोटिवेटेड, सेट वीकली और मंथली रिवॉर्ड्स टू वर्क टूवर्ड्स एज यू स्टार्ट राइटिंग योर बुक। तो इसके लिए आप वीकली और मंथली बेसिस पे एक टाइम टेबल बना लेते हैं। वो टाइम टेबल आगे शो किया जाएगा कहीं पर। ब्रेक डाउन द राइटिंग गोल्स। ठीक, अब आपने क्या करना है कि अपने राइटिंग प्रोसेस को, इस सारे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर देना है। जैसे कि मैंने पहले भी 2 मरतबा कहा कि जब आप जोश में आते हैं तो सारी रात में, एक रात में बैठकर आर्टिकल या थीसिस नहीं लिखा जाता, ये जोश चंद घंटे बाद फिर ठंडा पड़ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे प्लान को ब्रेक डाउन कर लें, दिनों में, हफ्तों में, घंटों में डिवाइड कर लें कि इतने घंटे में मुझे इतना काम करना है, एक दिन में इतना काम करना है। तो वो क्या है देखते हैं। यू कैन चूज हाउ यू वांट टू सेट अप योर गोल्स। When setting my own goals, I start with the big picture, then work backward to help navigate what course of action needs to be taken to reach the overall goal। Okay, big picture की बात की गई, पहली हेडिंग स्टेप 1 की बात की गई। राइटर लिखते हैं कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने अपनी बिग पिक्चर को एक बार फिर से रिपीट किया, यानी जब मेरा राइटिंग प्रोसेस स्लो पड़ गया तो मैंने अपनी बिग पिक्चर को रिवाइज किया। उसके बाद मैंने कुछ एक गोल्स सेट किए, एक टाइम टेबल बनाया। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग योर अर्ली राइटिंग स्टेज अ गोल माइट बी टू क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ 1 चैप्टर पर डे। आफ्टर 10-12 days or however many chapters are in your book, you have a complete outline to look with you to the next step in your writing process। अब ये टेबल आपके सामने है जिसमें आप देखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक हफ्ते का टेबल बनाया गया। उसमें राइट चैप्टर नंबर 1 आउटलाइन, राइट चैप्टर नंबर 2 आउटलाइन, 3, 4 एंड 6 एटसेट्रा। और नीचे टाइम लिख रहा है 5 to 6 AM, 5 से 6 बजे के दरमियान आपने ये काम करना है। अब इसी की वजाहत लिखी हुई है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ राइटिंग गोल टू राइट एन एंटायर बुक आउटलाइन, फोकस ऑन अ चैप्टर ईच डे फॉर अ मोर मैनेजेबल गोल। कहा गया कि बजाय इसके कि आप एक ही दिन में सारी किताब, सारा आर्टिकल लिख लेने का फैसला करें, चैप्टर्स को डिवाइड कर लें। एक टाइम टेबल, एक टेबल बना करके आपने
एक दिन में एक चैप्टर की सिर्फ आउटलाइन लिखनी है, चैप्टर नहीं लिखना, सिर्फ उसकी आउटलाइन लिखनी है, दूसरे दिन दूसरे चैप्टर की आउटलाइन लिखनी है। इस तरह से जब आप काम को ब्रेकअप कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके काम कंप्लीट होता चला जाता है। इफ़ यू आर फर्दर along and weeks away from your launch week, start by setting your launch day, then work backwards and plan the week prior accordingly। कहा गया कि अगर आप अपने काम में पीछे रह गए हैं, कई हफ्ते पीछे रह गए, तो अपने सारे काम को रिवाइज करें, देखें कि आपने कहाँ कहाँ क्या काम करना है। विद द बिग पिक्चर इन माइंड, आई ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स, फर्स्ट वीकली देन डेली। दिस हेल्प्स मी know what needs to get done each day in order to stay on track with my अल्टीमेट गोल। तो कहा गया कि इन आखिरी दो लाइन्स में कहा गया कि पहले वीकली बेसिस पे प्लान किया जाता है कि आपने एक हफ्ते में कितना काम करना है, और फिर उसी प्लान को डेज में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इस पैराग्राफ में जिस बात का जिक्र हो रहा है वो आपको थीसिस में काम आती है। जब आप थीसिस लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसकी समरी में, जिसको कुछ लोग साइनॉप्सिस कहते हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कहते हैं, जब उसका साइनॉप्सिस बनाया जाता है, रिसर्च प्रपोजल भी आप उसको कह सकते हैं। जी हाँ, जब रिसर्च प्रपोजल बनाई जाती है, जब साइनॉप्सिस बनाया जाता है, तो उसके आखिरी पेज पे एक इसी तरह का टाइम टेबल होता है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि आपने टोटल कितने माह का टाइम लिया था, पहले एक महीने में कौन सा काम होगा, दूसरे महीने में आपकी थीसिस का कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा, तीसरे महीने में। वो सारे एक बाकायदा कैलेंडर बना होता है रिसर्च प्रपोजल के आखिरी पेज पर, आपके सिनॉप्सिस के आखिरी पेज पर। तो ये जो चीज़, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। यूज टू डू लिस्ट, उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाती है, डू लिस्ट। जो काम आपने करने हैं, किस तरह से करने हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। You may find that writing your goals on paper is the easy part, but following through is the challenge। You are not alone। कहा गया कि आपने एक टेबल तो बना लिया, एक टाइम टेबल तो सेट कर लिया पेपर की हद तक, लेकिन अब उस टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये आपके लिए नहीं, सबके साथ होता है। Here are some tips to help you stay on track with your writing goals। तो अब एक टिप्स आपके लिए हैं जो कि आपको आपके ट्रैक पर रखते हैं। उनको डू टू डू कहा गया है। बिकम टू डू लिस्ट फैनेटिक। आपने जो डू लिस्ट बना ली है, ये जो काम करने हैं आपने, उनकी एक लिस्ट बना ली, दीवार पे लटका ली वो लिस्ट, और आपको पता है कि आपने ये काम करना है, उसको डू लिस्ट कहते हैं। उससे मुतल्लिक फैनेटिक, जुनूनी हो जाए कि मैंने ये काम करना है। लिस्ट हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट इज ऑन योर माइंड। ये लिस्ट आपको उस ट्रैक पर रखती है जो काम आपके जहन में। उसके बाद है जी, प्रायोरिटाइज योर टू डू लिस्ट। इसको प्रायोरिटाइज करें, इसको प्रेफर करें, तरजीह दें दूसरे कामों पर। सेट टाइम लिमिट्स, वो पहले वाली बात, डेडलाइन वाली बात, के इस डू लिस्ट में टाइम लिमिट्स का भी जिक्र करें, अपने लिए डेडलाइन मुकर्रर करें कि एक हफ्ते में आपने कितना काम करना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, और फिर अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। अब इसका ये एक टेबल है आपको शो करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाउ टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक। मसलन आपने ये सोचा था कि राइट टू 1500 वर्ड्स ईच डे दिस वीक, मैंने हर रोज़ 2500 अल्फाज लिखने हैं, नोट्स डन। ये काम नहीं हुआ, ये डू लिस्ट है जी। रीच आउट टू लॉन्च टीम विद शेड्यूल, आपने एक शेड्यूल के मुताबिक एक टीम बनाना थी, ये काम भी ना हुआ। रिव्यू पॉसिबल कवर डिज़ाइंस एंड फाइनलाइज, आपने कुछ कवर पेजेस को रिव्यू करके उनको फाइनलाइज करना था। इन प्रोग्रेस, यानी ये काम अभी चल रहा है, ये भी फाइनल नहीं हुआ। सेटअप वेबसाइट्स, आपने कोई एक वेबसाइट बनाना थी, इन प्रोग्रेस, ये काम भी चल रहा है। फाइनलाइज टाइटल, कम से कम आपने टाइटल तो सिलेक्ट कर लिया, कंप्लीट। तो जब आप इस तरह का टेबल बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से काम है जिसमें आप पीछे रह गए हैं, कौन से काम है जो कि इन प्रोग्रेस, और वो कौन सा एक काम है जो कंप्लीट हो गया। वो सिर्फ टाइटल सिलेक्ट करने का ही काम क्यों ना हो, लेकिन हो तो गया। जब इस तरह से एक लिस्ट आपके सामने होगी तो आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि चलो काम तो हो रहा है।
7 है जी, डू दिस व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, राह से हट जाएं, तो आपको ये काम करना है। दिस ऑल साउंड्स नाइस एंड पिची, बट द रियलिटी इज देयर विल बी डिफिकल्ट डे दैट मेक रीचिंग योर राइटिंग गोल हार्ड। कागे के ऊपर जो कुछ बयान किया गया लगता तो अच्छा है, लेकिन जब आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते तो वो दिन बड़ा उलझन भरा होता है। बिकॉज थिंग्स हैपन इन लाइफ, क्योंकि जिंदगी में हालात वाकयात रूनमा होते रहते हैं। फॉर वट एवर रीजन यू आर हैविंग एन ऑफ डे, कभी छुट्टी हो जाती है, छुट्टी करना पड़ जाती है, कोई भी रीजन हो। बिकॉज लेट्स फेस इट, दीज विल हैपन मोर ऑफन देन यू वुड लाइक टेक एक्शन। क्योंकि ऐसे काम होते रहते हैं, आपकी पसंद के बगैर भी होते रहते हैं। बाज़ को छुट्टी करना पड़ जाती है, बाज़ को काम डिले करना पड़ जाता है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एटलीस्ट वन थिंग आई कैन डू टुडे दैट विल गेट मी वन स्टेप क्लोजर टू माय अल्टीमेट राइटिंग गोल। तो अपने आप से पूछें कि यार आज काम नहीं हो सका, आज मेहमान आ गए थे, आज लाइट नहीं थी, आज मौसम खराब था, चलो ठीक है नहीं हो सका, चलो एक काम तो मैं कर सकता हूँ ना, और कुछ दिन तो चलो नया बॉल पॉइंट ही खरीद लाता हूँ। अच्छा चलो ये नहीं हो सकता तो अपने इंटरनेट का कनेक्शन तो रिफ्रेश करवा लूँ, रिचार्ज करवा लूँ, इतना तो हो सकता है। अपने आप से पूछे कि आज का दिन अगर ज़ाया हो गया, आज का दिन अगर ऑफ डे में बदल गया, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम ही कर लेते हैं। चलो एक लाइन लिख ही लेते हैं नींद आने से पहले, सोने से पहले। ये है जी, डू दिस व्हेन यू गेट डिस्ट्रैक्ट। जब आप ट्रैक से हट जाएं तो फिर ये काम करें कि अपने आप से पूछें कि ट्रैक से तो मैं हट ही गया हूँ, ज़्यादा काम तो नहीं हो सका, अच्छा चलो ये बताओ थोड़ा काम कौन सा मैं कर सकता हूँ। नंबर 8 है थिंक पॉजिटिव। रिमेंबर दिस, यू हैव गॉट द पावर टू चूज द वर्ड्स यू यूज एवरी डे एंड वेदर यू your thoughts are positive or negative when speaking or thinking about your goals, choose wisely। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द ड्यूरेशन। 3 माह की टेन्योर है या 6 माह की, इस तमाम दौर में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने गोल्स को भी पॉजिटिव सिलेक्ट करना है। इट इज़ नॉर्मल टू हैव negative thoughts like my writing is not good enough or I am never going to finish this chapter, but the key is to dismiss the negative, reframe your mindset. For example, instead of thinking about how much more you have to write, think about how much you have already written. Positive thinking leads to positive action which leads to positive life। तो पॉजिटिव थिंकिंग थ्रू आउट द टेन्योर आपकी होनी चाहिए। ये मत सोचें कि मैं लिख नहीं सकता, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है, नहीं। ये मत सोचो कि मुझे अभी इतना लिखना है, ये भी तो सोच सकते हो कि मैं कितना लिख चुका हूँ। वो जो आपने लिख लिया वो भी तो आपकी अचीवमेंट है, वो भी तो आपका कारनामा है, उसको आप क्यों नहीं सोचते? जो नहीं लिख सके उसको क्यों सोचते हैं? तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका जज्बा कायम रहेगा, आप करेंगे कुछ। नंबर 9 आ जाता है इमेजिन अचीविंग योर राइटिंग गोल्स। आपने तसव्वुर करना है कि आप अपने राइटिंग गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ये तसव्वुर जब जहन में रहेगा, ये पॉजिटिव तसव्वुर है, आप काम करेंगे। इमेजिन स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ अ वॉल्केनो, being told you were able to begin a journey to the peak, then slide your way back down on a thin wooden board। एक मिसाल दी गई है आपकी राइटिंग गोल्स को अचीव करने से मुतलिक। अगर आपको एक थीसिस, एक आर्टिकल, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप तसव्वुर करें कि आप एक वॉल्केनो के कदमों में खड़े हैं। वॉल्केनो यानी आतिशफिशा पहाड़ के नीचे खड़े हैं, आपको टॉप पर जाना है, फिर वहां से वापस नीचे की तरफ सफर करना है। एक वुडन बोर्ड पर बैठकर, लकड़ी के एक फट्टे पर, तख्ते पर बैठकर नीचे की तरफ स्लाइड करना है। जब आप ये तसव्वुर कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को ट्रैक पर ले आते हैं। वॉल्केनो बोर्डिंग बिगिंस विद योर गाइड्स इनकरेजिंग वर्ड्स। और ये जो खेल है वॉल्केनो बोर्डिंग का, ये शुरू होता है जब आपका गाइड आपको इनकरेज करता है। शो योरसेल्फ व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। दोज वर्ड्स
ignite a spark in me as I stood at the base of Caro Negro volcano during my सर्विस ट्रिप इन नेकरागुआ। नेकरागुआ एक जगह का नाम है। तो राइटर कहता है कि जब मैं नेकरागुआ एक ट्रिप पर गया, एक वॉल्केनो के नीचे खड़ा था, तो मेरे गाइड के इन अल्फाज ने मुझ में एक जज्बा पैदा कर दिया। वो जज्बा क्या था? गाइड ने कहा था कि शो योर सेल्फ व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, दिखा दो आज कि तुम क्या कर सकते हो। दैट experience helped me realize that we are always going to be faced with mountains in life. इससे मुझे पता चला कि हम जिंदगी में हमेशा ही पहाड़ों का सामना करते हैं। पहाड़ मुराद मुश्किल के पहाड़। If we choose to acknowledge the entire mountain but then focus on one step at a time, हमें पूरे पहाड़ को जहन में रखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको कॉन्कर करना है। ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। इट विल हेल्प अस रीच दैट ब्रीदिंग व्यू एट द टॉप, और इस तरह से हम टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपका लेक्चर आज का ख़त्म किया। मैंने 2 टॉपिक्स आपको आज पढ़ाए, 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया। इसके बाद भी मज़ीद अभी 2 टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह 15वें लेक्चर के साथ भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।